नमस्कार, मैं अशोक बिश्नोई, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज बिलाड़ा जोधपुर। नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर जिसका नाम है इंडियन ज्योग्राफी और उसका जो लेसन है फिजिकल डिवीजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, उसका एक डिवीजन पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। मित्रों, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भारत के 28% भूभाग पर विस्तृत है। कितने प्रतिशत? 28% भूभाग पर विस्तृत है। एक और बात सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में, जब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि यह क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीनतम क्षेत्र है। भारत का सबसे प्राचीनतम, सबसे पहले निर्माण हुआ प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का, उसके बाद में हुआ हिमालय का, और सबसे नवीन बना वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो ये भारत का सबसे प्राचीनतम पठारी प्रदेश है या भूभाग के क्षेत्र है जो भारत के 28% भाग पर फैला हुआ है। अब जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, प्रायद्वीपीय पठारी भाग, इधर ये है पश्चिमी घाट, इधर ये अविच्छिन्न श्रेणियों के अंदर पाया जाता है पूर्वी घाट, ये अविच्छिन्न है और ये विच्छिन्न। इधर यहाँ पर अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर है राजमहल पर्वत श्रेणी, और इधर इस जगह पर है कैमूर की पर्वत श्रेणी। तो ये अरावली, उत्तर में अरावली, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियों द्वारा घिरा हुआ है, जबकि पश्चिमी भाग में ये पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट इसकी सीमा बनाता है। इसके इधर ये है पश्चिमी तटीय प्रदेश, तटीय मैदान, और इधर है पूर्वी तटीय मैदान। तो मित्रों, ये मोटे तौर पर हम देखें तो ये एक त्रिभुजाकार आकृति के रूप में फैला हुआ है, जिसके पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी, दक्षिणी भाग में हिंद महासागर, जबकि पश्चिमी भाग में अरब सागर स्थित है। तो ये अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। प्रायद्वीप का मतलब है कि ऐसा स्थल भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। पठारी शब्द है, इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा क्षेत्र जिसमें अधिकांश भाग इसका कैसा है? पठारी है, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कहते हैं, जो भारत के 28% क्षेत्र पर विस्तृत है। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र है, जो उत्तर में अरावली, कैमूर और राजमहल, और इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर से घिरा हुआ है, जो कि त्रिभुजाकार आकृति में फैला हुआ है। मित्रों, एक बात और हमें ध्यान रखनी है कि ये राजमहल श्रेणी के पूर्व में यहाँ पर जो मेघालय है, मेघालय का पठार पाया जाता है, जिसमें कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां पाई जाती है। तो एक मेघालय पठार, गारो, खासी और जयंतिया, ये इसी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का ही बड़ा हुआ भाग माना जाता है, जो कि यहाँ पर राजमहल गारो गैप से अलग किया हुआ है। तो गारो, खासी और जयंतिया, ये यूं कह सकते हैं मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही एक अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश के बारे में और जब हम बात करेंगे, तब सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसका निर्माण कैसे हुआ। ये सबसे पहले तो बना, लेकिन बना कैसे? तो विभिन्न भूगोलवेदाओं में यह सर्वसम्मति है कि इस त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण ज्वालामुखी दरारी उद्भेदन से जो लावा निकला, उस लावा के जमाव से इस पठार का निर्माण हुआ, जिसे मोटे तौर पर हम दक्कन का पठार भी कहते हैं। तो दक्कन का पठार किससे बना हुआ है? लावा निर्मित पठार है, जो काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो किसके लिए फेमस है? कपास की कृषि हेतु फेमस है। तो मित्रों, इसका निर्माण दरारी ज्वालामुखी उद्भेदन से मिश्रित लावा के जमाव के कारण इसका निर्माण हुआ, और वर्तमान में ये विभिन्न अपवर्तनकारी जो कारक है या जो बाह्य कारक है, उनके एक्शन के कारण या उनकी क्रियाओं के कारण ये अब
अपने मूल स्वरूप में न होकर रूपांतरित हो गया है। अब हम जब इसकी और आगे जब इसकी विशेषता की बात करेंगे तो हम ये देखते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग यह गोंडवाना क्षेत्र का अंग माना जाता है। देखो मित्रों, जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले पैंजिया और पैंथालासा नामक दो भूखंड थे। ये स्थल भाग था जबकि ये जलीय भाग था। समय के साथ जब पैंजिया में विखंडन हुआ तो पैंजिया दो भागों में बंट गया। उत्तरी भाग को कहते हैं लॉरेंसिया या अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहते हैं गोंडवाना लैंड, जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका का दक्षिणी भाग, भारत का प्रायद्वीपीय भाग तथा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग है वो लॉरेंसिया में होकर किसमें, गोंडवाना लैंड। तो पैंजिया का जब विभाजन हुआ और जो गोंडवाना लैंड बना, इसी गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र। इस पठारी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल केवल और केवल पठार पाए जाते हैं। इस पठारी क्षेत्र में विभिन्न पहाड़ियां और पर्वत पाए जाते हैं। इस पठार में विभिन्न क्षेत्रों में पर्वत और पहाड़ियां भी हमें देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई देखेंगे, औसत ऊंचाई है 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। इस जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है इसकी ऊंचाई है। अब हम देखेंगे इसका विस्तार कहां से कहां तक है। तो इसका विस्तार जब हम उत्तर में बात करेंगे तो राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। राजस्थान से लेकर कन्याकुमारी तक 1700 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। कितने किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है? 1700 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। जबकि पूर्व पश्चिम में देखें तो गुजरात से लेकर बंगाल तक ये 1400 किलोमीटर की चौड़ाई में विस्तृत है। तो 1700 किलोमीटर की लंबाई होगी इसकी उत्तर से दक्षिण और पूर्व पश्चिम में 1400 किलोमीटर, जो कि पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में राजस्थान से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। इसकी प्राकृतिक सीमा की बात करें तो ऊपर अरावली, फिर इधर कैमूर और इधर राजमहल। अरावली, कैमूर और राजमहल इसकी उत्तरी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं, जबकि पूर्वी घाट पूर्व दिशा में, पश्चिमी घाट पश्चिमी दिशा में इसकी प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, अरावली, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियां। तो ये हो गई इसकी प्राकृतिक सीमा की बात। साथ में हमें ये ध्यान रखना है कि मेघालय का पठार इसी प्रायद्वीपीय पठार का अंग माना जाता है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का अंग है, ये बात ध्यान रखना है। हालांकि इस प्रायद्वीपीय पठार और इन दोनों के बीच में क्या आ गया? राजमहल गारो गैप कहते हैं। ये राजमहल गारो गैप दोनों को पृथक करता है, लेकिन ये इसी का भाग है, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती है उसी प्रकार की चट्टानें मेघालय के पठार में। इस कारण चट्टानों में समानता होने से हम ये कह सकते हैं कि कभी मेघालय पठार इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, जिसका हिस्सा प्रायद्वीपीय पठारी भाग है। वर्तमान में जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके भूगर्भ में भी पठारी जो चट्टानें हैं उन्हीं के अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि प्रायद्वीपीय पठारी भाग का विस्तार उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान तक हो रहा है या हो चुका है। जब हम और सुदूर उत्तर की बात करेंगे तो पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है लोयलपुर। क्या नाम है? लोयलपुर। उसमें किराना पहाड़ियां पाई जाती है। किराना पहाड़ियां, ये किराना पहाड़ियां जो पाकिस्तान में स्थित है, इसी प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है। इस प्रायद्वीपीय पठार को विभिन्न नदियों ने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें नर्मदा,
और सोन नदियों का मुख्य योगदान है। मित्रों, नर्मदा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में एक नदी चलती है जो ब्रह्मपुत्र घाटी में चलती है, नर्मदा नदी। इस नर्मदा नदी के उत्तर में है मालवा का पठार। उत्तर में कौन सा पठार है? मालवा का पठार। जबकि इसके दक्षिण में है, उसे कहते हैं दक्कन का पठार। तो नर्मदा नदी ने प्रायद्वीपीय पठार को बांट दिया मालवा पठार में और दक्कन के पठार में। इधर जो सोन नदी है, इस सोन नदी के पूर्व में है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तथा मेघालय के इस दिशा में जो भाग है उसे हम कहते हैं मेघालय का पठार, जो भी गंगा नदी के पूर्व में। तो गंगा नदी ने मेघालय के पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया, सोन नदी ने छोटा नागपुर के पठार को शेष प्रायद्वीपीय पठार से अलग किया, जबकि नर्मदा नदी ने मालवा पठार को दक्कन के पठार से पृथक किया है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्येक पठार को डिटेल वाइज। तब हम सबसे पहले शुरू करते हैं मालवा के पठार को। सबसे पहले पढ़ेंगे हम मालवा पठार। अब हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। सबसे पहले मित्रों, मालवा का पठार है, ये लावा निर्मित है। डन। लावा निर्मित होने के कारण ये काली मिट्टी का समप्राय मैदान है। ये पठारी भाग होने के बावजूद भी इसकी औसत ऊंचाई कम होने के कारण ये समप्राय मैदान के रूप में मौजूद है, जहां पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास की कृषि के लिए अनुकूल है। इस क्षेत्र का मालवा पठार का जो ढाल है वो उत्तर दिशा की तरफ है। किस दिशा में है? उत्तर दिशा की ओर। मित्रों, जिस दिशा की ओर ढाल होगा उसी ढाल के अनुरूप नदियां प्रवाहित होगी। इसलिए मालवा पठार से निकलने वाली अधिकांश नदियां उत्तर की दिशा में प्रवाहित होती है। इसलिए वो कौन सी नदी तंत्र का भाग है? गंगा नदी तंत्र का। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का भाग नहीं होगा, किसका है? गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है, जिसमें कौन कौन सी नदियां मुख्य है? जैसे चंबल है, बेतवा है, चंबल, बेतवा, इसके अलावा काली सिंध है। ये सभी नदियां चंबल, बेतवा, काली सिंध, इसके अलावा पार्वती, नीवज, चंबल, बेतवा, काली सिंध, पार्वती, नीवज और कुछ और अन्य सहायक नदियां हैं, वो गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है तथा मालवा पठार से उत्तरी दिशा के अंदर प्रवाहित होती है। मित्रों, आपने सुना होगा भोपाल। भोपाल कौन कौन सी दो नदियों के बीच में स्थित है? यदि आपसे पूछा जाए कि भोपाल कौन सी दो नदियों के दोआब में स्थित है, तो उसका उत्तर होगा बेतवा और पार्वती। बेतवा और पार्वती नदियों के बीच में कौन सा शहर स्थित है? भोपाल। भोपाल मालवा के पठार पर स्थित है। और कौन कौन सी दो नदियां बेतवा और पार्वती नदियों के बीच में स्थित है? भोपाल। जब हम और इसकी अगली विशेषता पर बात करेंगे तो इस पठार पर रोलिंग प्लेन मिलते हैं। रोलिंग प्लेन को कहते हैं उर्मिल मैदान। तो इस पठार पर उर्मिल मैदान देखने को मिलते हैं। इसकी और अगली विशेषता की बात करेंगे तो इसकी उत्तरी सीमा पर ग्वालियर का पठार है, ग्वालियर का पठार। जबकि इसकी उत्तर पूर्वी और पूर्वी सीमा की जब बात करेंगे तब आता है बघेलखंड एवं बुंदेलखंड। बघेलखंड और बुंदेलखंड है ये इसकी उत्तर पूर्वी और पूर्वी सीमा पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस मालवा पठार का जो उत्तरी भाग है, जहां पर चंबल नदी प्रवाहित होती है, इस चंबल नदी ने इस पठारी क्षेत्र को काटकर यहाँ पर गहरे गोर्जियां, जिसे हम कह सकते हैं गहरे उत्खात स्थल भूमि का निर्माण किया है, जिसे बीहड़ कहते हैं।
आपने सुना होगा चंबल के बीहड़ के डाकू। तो ये बीहड़ क्षेत्र कहां पर है? मालवा पठार में है, जहां पर चंबल नदी चलती है। चंबल नदी ने इस भाग में उत्कार स्थल भूमि का निर्माण किया है, जो बीहड़ है, जो कि कृषि हेतु अनुपयुक्त भूमि है और जहां पर डाकू आराम से शरण ले सकते हैं, ऐसे क्षेत्र को बीहड़ कहते हैं। तो बीहड़ मालवा पठार में स्थित है। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार मित्रों, बुंदेलखंड का पठार है, यह उत्तर में ग्वालियर का जो पठार है उसके और दक्षिण के अंदर जो विंध्यन क्षेत्र है, इस विंध्यन के उत्तर में और ग्वालियर के दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार स्थित है। यूं कह सकते हैं कि मालवा पठार के उत्तर में और ग्वालियर पठार के दक्षिण में जो पठार स्थित है उसे हम बुंदेलखंड का पठार कहते हैं। ग्वालियर और विंध्यन के बीच में बुंदेलखंड का पठार। आपने सुना होगा जब आप जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं भारत की, तो वहां पर देखते हैं बुंदेलखंड नीस, नाम सुना होगा आपने, बुंदेलखंड नीस जो प्राचीन चट्टानें हैं। तो ये क्षेत्र बुंदेलखंड नीस चट्टानों से निर्मित है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं, जिन्हें बुंदेलखंड नीस चट्टानें कहते हैं। कहां पर? बुंदेलखंड के पठारी प्रदेश के अंदर। और इस क्षेत्र के अंदर सोपानी वेदिकाएं देखने को मिलती है। सोपानी वेदिकाएं, सोपानी वेदिका का मतलब इस प्रकार की जो वेदिका है, जैसे नीचे पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो इसे कहते हैं सोपानी वेदिका। तो इस क्षेत्रों में सोपानी वेदिकाएं देखने को मिलती है। बुंदेलखंड के पठारी प्रदेश में हमें सोपानी वेदिका देखने को मिलती है। कहीं कहीं पर ग्रेनाइट और बालू की चट्टानें भी मिलती है। ग्रेनाइट और बालू की चट्टानें हैं, वो भी बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र में हमें कहीं पर दिखाई देती है। बुंदेलखंड के जो पठारी भाग है, इसके और हम पूर्व में जाएंगे तब आता है बघेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के बाद में आता है बघेलखंड का पठार। मित्रों, बघेलखंड का जो पठार है, यह विंध्यन श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। जैसे बारनेर, आपने सुना होगा बारनेर की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियां। तो बारनेर और जो कैमूर की पहाड़ियां हैं, इन बारनेर और कैमूर की पहाड़ियों के पूर्वी भाग में, इनके पूर्वी भाग के अंदर पाई जाती है बघेलखंड का पठारी क्षेत्र, जो विंध्यन श्रेणी का पूर्वी भाग माना जाता है। इस बघेलखंड के उत्तरी भाग में सोन नदी प्रवाहित होती है और सोन नदी के बाद में यहाँ पर सोनगढ़ की पहाड़ियां भी देखने को मिलती है। तो इसके उत्तरी भाग में सोन और सोनगढ़ की पहाड़ियां देखने को मिलती है। सोनपुर की पहाड़ियां, सोन और सोनपुर की पहाड़ियां देखने को मिलती है। जबकि दक्षिणी भाग में, इसके दक्षिणी भाग में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी, उत्तरी भाग में सोन नदी और सोनपुर की पहाड़ियां, दक्षिणी भाग में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। और ये विंध्यन श्रेणी के पूर्वी भाग में, बारनेर और कैमूर श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर सैंडस्टोन पाया जाता है, बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन एंड चूने की चट्टानें, चूने की चट्टानें यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में इस क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टानें भी देखने को मिलती है। मित्रों, ग्रेनाइट तो इसके पूर्वी भाग में है, जबकि चूने की चट्टानें और सैंडस्टोन है, ये इसके पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। तो ये था बघेलखंड का पठार, जो कि बारनेर और कैमूर श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तरी भाग में सोन नदी प्रवाहित होती है और सोनपुर की पहाड़ी स्थित है। दक्षिणी भाग में रामगढ़ की पहाड़ी स्थित है। यहाँ पर सोपानी वेदिका देखने को मिलती है। इसके साथ में यहाँ पर ग्रेनाइट और सोपानी वेदिका इस क्षेत्र में नहीं है, सोपानी वेदिका देखने को मिलती है हमें बुंदेलखंड के क्षेत्र में। यहाँ पर सैंडस्टोन और चूने की चट्टानें पाई जाती है पश्चिमी भाग में, जबकि ग्रेनाइट की चट्टानें हैं वो इसके पूर्वी भाग में पाई जाती है। तो ये हमने देखा आज प्रायद्वीपीय पठारी भाग में मालवा का पठार,
बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार। इसके बाद में छोटा नागपुर का पठार पढ़ना है, मेघालय का पठार पढ़ना है, दक्कन का पठार पढ़ना है और इसके अलावा हमें दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारी भाग में जितने भी पर्वतमाला है जैसे कि विंध्यन है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, इन सब का अध्ययन करना है। तो वो हम अगली स्लाइड में करेंगे। धन्यवाद।